नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल मैथ्स जीएस जोन में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए एक चार्टर पत्र दे दिया गया है, जिसके माध्यम से उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि आने वाले 15 वर्षों में भारत के साथ सिर्फ एक कंपनी ब्रिटेन की व्यापार करेगी, जो कि होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी ने व्यापार करना प्रारंभ किया 1601 से 1615 तक के लिए उसको अधिकार पत्र मिला था, जो कि टाइम पे बढ़ता चला गया और कंपनी का एकाधिकार बना रहता है आने वाले 1833 तक। इसको हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि कंपनी व्यापार करना शुरू करती है तो वो देखती है कि भारत एक संपन्न देश था, तो उसके मन में लालच आता है और वो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है इस देश पर। और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? सत्ता आपके हाथ में आनी चाहिए। और सत्ता किसी से अगर आपको लेनी है तो या तो छीननी पड़ेगी या तो उसका मुकाबला करके उससे हासिल करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली छीननी ही पड़ेगी, समझ लीजिए। तो होगा क्या? विरोध होगा। जब आप छीनने का प्रयास करेंगे, विरोध के फलस्वरूप युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो युद्ध में जो विजयी होगा वो सत्ता पर आसीन होगा। इसी का परिणाम था कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी के मन में लालच आया। और धीरे धीरे होता क्या है कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कंपनी द्वारा शुरू होता है, तो उसका विरोध किया जाता है भारतीय लोगों द्वारा या कलकत्ता के नवाब द्वारा। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? युद्ध होता है। पहला युद्ध जो होता है, जो कि कंपनी के लिए निर्णायक साबित होता है, जो कि कंपनी को राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में भारत में सहायता प्रदान करता है, वो होता है 23 जून 1757। 23 जून 1757, और इतिहास में इसको जाना जाता है प्लासी के युद्ध के नाम से। किसके नाम से? प्लासी का युद्ध बोला जाता है। प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? प्लासी एक जगह है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मतलब करंट टाइम का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तब उसको कलकत्ता बोलते थे। बिहार भी तब भी उसमें शामिल था, अब बिहार अलग हो चुका है। और ये युद्ध होता किसके बीच है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। और बंगाल की तरफ से नवाब कौन है? तो बंगाल की तरफ से नवाब हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला नवाब हैं। कहाँ के? बंगाल के। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत होगा। और यही होता है, इसके बाद से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक और निर्णायक युद्ध होगा इसके बाद, उसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं। तो डेट थोड़ा याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। और किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। बंगाल का नवाब उस टाइम पे कौन था? सिराजुद्दौला थे। और प्लासी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अब होता क्या है कि युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अब सिराजुद्दौला हार जाते हैं, तो वहाँ की जनता के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट वहाँ पर अपना शासन प्रारंभ कर देगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? वहाँ पर किसी और को नवाब बनाती है। ठीक है, नवाब किसको बनाएगी वो मैं देख लेता हूँ। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद क्या करेगी? मीर जाफर को, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को
कठपुतली नवाब बनाती है। कठपुतली मतलब नाम मात्र का नवाब। सारा शासन प्रशासन सब कंपनी करेगी और जनता को दिखाने के लिए मीर जाफर को कठपुतली नवाब के रूप में नियुक्त कर देगी या नाम मात्र का नवाब के रूप में नियुक्त कर देगी, ताकि वहाँ की जनता जाने कि हमारे नवाब अभी भी हैं, जबकि नवाब की कुछ चलती वलती नहीं है वहाँ पे। ये मीर जाफर जो बनाए जाएंगे ये कठपुतली नवाब बनाए जाएंगे। और मीर जाफर किसके बाद नवाब नियुक्त हुए थे? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, उसके बाद मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया गया। कहाँ का? कलकत्ता का या बंगाल का। बंगाल कह सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल ही बोला जाता था। ठीक है, मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब नियुक्त कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जब मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया तो फिर क्या होगा? मीर जाफर नवाब नियुक्त है क्योंकि उसकी कुछ चलती नहीं है, कठपुतली नवाब है, नाम मात्र का नवाब है, तो वो कुछ ना कुछ तो खेल करेगा ही, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा ही अंग्रेजों के खिलाफ। तो अगला युद्ध होगा, और वो युद्ध कब होगा? ये सब युद्ध कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये हिस्ट्री में देखा जा सकता है। ठीक है, या देखा जाएगा। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए कि पॉलिटी में क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटी में बताने पे समय बर्बाद होगा। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, पहला युद्ध हो चुका है, प्लासी का युद्ध। अब दूसरा युद्ध कब होगा? दूसरा युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764 को, और इसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? बिहार में है। बक्सर का युद्ध होगा, और ये होगा किसके किसके बीच? एक तरफ तो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कंपनी। EIC स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है। और दूसरी तरफ मुकाबला किससे है ये भी देख लेते हैं। तो इधर संयुक्त सेना है। संयुक्त सेना कहाँ कहाँ की है? तो मुगल नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, और बंगाल के नवाब हैं। तीनों लोगों की संयुक्त सेना का मुकाबला अकेले कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो कर रहा है। अब इन तीनों के शासक कौन कौन हैं वो भी देख लेते हैं। मुगल में क्या है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन है? शाह आलम द्वितीय। और अवध की तरफ से कौन है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ये अवध के नवाब हैं उस टाइम के। बंगाल की तरफ से कौन है? मीर कासिम। ये तीनों नवाब हैं। इनकी संयुक्त सेना किससे मुकाबला कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों से मुकाबला कर रही है। इन तीनों की संयुक्त सेनाएं हैं, और अकेले मुकाबला कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध का परिणाम क्या होगा आप सभी अंदाजा लगा चुके होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होगी। ये दोनों युद्ध, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में होता है 23 जून को, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध को कौन जीतता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। डेट याद रखनी है, नेतृत्व कौन कर रहा है ये याद रखना है, किससे लड़ा जा रहा है ये याद रखना है, उस टाइम कौन कौन वहाँ के नवाब थे। अब ये युद्ध हुआ। अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हो गई ना। उन्होंने 2 बार आपके घर में आपको हराया है, तो जाहिर सी बात है वो मजबूत हैं। वो मजबूत हैं तो अपनी बात मनवाएंगे, वो अपनी कुछ शर्त रखेंगे, उसके बाद समझौता करेंगे। तो इस युद्ध का कुछ परिणाम होता है, मतलब कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम होता है। आइए देख लेते हैं वो शर्तें क्या थी। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? बक्सर के युद्ध का ये परिणाम हुआ, उससे ये पता चल गया कि अब भारत का भविष्य अंग्रेजों के हाथों में ही है। मतलब भारत पर अगर कोई शासन करेगा तो वो अंग्रेज करेंगे।
ये इसका निर्णय कहाँ से हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद से। निर्णय क्या हुआ कि निर्णय यही हुआ कि भारत का भविष्य किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। और इस युद्ध के दो परिणाम हुए। पहला क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। मैंने बताया ना कि कुछ शर्तें रखेंगे वो लोग। कौन? अंग्रेज। क्योंकि अब अंग्रेज मजबूत हो चुके हैं, आपके घर में घुसकर आपको हराया है, और दो बार, एक बार नहीं। और दूसरा क्या होगा? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन मतलब बताते हैं क्या होता है। द्वैध शासन प्रारंभ। और एक चीज और होती है, किसी भारतीय शासक को पहली बार पेंशन मिलना शुरू होती है, और वो कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय, पहले मुगल शासक। क्या किसी भारतीय शासक को पहली बार पेंशन मिलना प्रारंभ होती है अंग्रेजों के द्वारा? तो यहां पे लिख लेंगे शाह आलम द्वितीय को पहली बार, मतलब पहली बार किसी भी भारतीय शासक को पेंशन मिलना प्रारंभ होती है। पहली बार पेंशन प्रारंभ कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि होती कब है? 1765 में। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था, ये बातें हिस्ट्री में बताई जाएंगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन मतलब एक होते हैं दीवानी मामले, एक होते हैं दीवानी मामले, एक होते हैं निजामत के मामले। दीवानी मामले और निजामत, उस टाइम निजामत बोला जाता था मुगलों के टाइम में। इसमें क्या होता है? शासन, और इसमें क्या होती है? संपत्ति। शासन और संपत्ति। तो दीवानी मामले किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। और संपत्ति के निजामत के मामले किसके हाथ में है? तो वो बंगाल के नवाब के हाथ में है। अब आप ये बताइए, बिना संपत्ति के आप शासन चला सकते हैं? आपका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और शासन आपको चलाना है, कैसे चलाएंगे? तो ये उनकी कूटनीति थी कि शासन भी ये हमको दे देंगे, आज नहीं तो कल। अचानक से अगर हम शासन लेंगे अपने हाथों में तो जनता एकदम उग्र हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? पैसे को अपने हाथ में रख लिया। दीवानी मामले, संपत्ति के मामले अपने हाथ में रखे, संपत्ति का अधिकार, दीवानी का अधिकार अपने हाथ में रखा, और निजामत के मामले आपको दे दिया। आपके पास पैसा ही नहीं है, आप क्या शासन चलाएंगे? आप बताइए, नहीं चला सकते। तो द्वैध शासन का प्रारंभ कहां से होता है? बक्सर के युद्ध के बाद से बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ। और इलाहाबाद की संधि किसका परिणाम थी? बक्सर के युद्ध का ही परिणाम थी। अगर पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। और बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ये भी हुआ था बंगाल में प्रारंभ। और अगर पूछा जाता है कि किस भारतीय शासक को पहली बार अंग्रेजों से पेंशन मिलना प्रारंभ हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय को पहली बार अंग्रेजों से पेंशन मिलना प्रारंभ हुई थी। मुगल शासक थे, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन के प्रारंभ के बाद हुआ क्या है कि अंग्रेजों के पास वो चारों चीजें आ गई हैं जो कि मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया था, राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी चीजें जिसके आधार पर हम किसी क्षेत्र विशेष को राज्य कह सकते हैं? तो वो चारों चीजें अंग्रेजों के पास आ चुकी हैं। पहला कौन सा? भूभाग, दूसरा जनसंख्या, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, तीसरा सरकार, ये भी अंग्रेजों के पास है क्योंकि नवाब उन्हीं के तो हैं, जो वो कहेंगे वही नवाब करेंगे। चौथा संप्रभुता, मतलब अंग्रेज अब जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके हाथ में दीवानी मामले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है, उसी के अंतर्गत ये सारे उसी के बाद ये सारे समझौते होते हैं बंगाल में।
तो ये चारों चीजें अंग्रेजों के पास आ चुकी हैं और किसी भी राज्य को चलाने के लिए ये चारों चीजें क्या हैं, आवश्यक हैं। राज्य को चलाने हेतु आवश्यक है ना। आप दूसरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब ये चारों चीजें किसके पास हैं, अंग्रेजों के पास हैं। राज्य को चलाने के लिए आवश्यक चार चीजें, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब राज्य को चलाने के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं, तो किसी राज्य को किसी व्यवस्था के थ्रू चलाया जाएगा। ये भी कौन बनाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, अंग्रेज बनाएंगे। और किसी व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा, नियमों के द्वारा चलाया जाएगा। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं। नियम भी कौन बनाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। अब मैंने बताया नियम भी कौन बनाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। अब नियम ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम, ब्रिटिश संसद द्वारा ये अधिनियम है, निर्माण, अधिनियम निर्माण प्रारंभ, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निर्माण प्रारंभ। और इन्हीं अधिनियमों का आप आज के वर्तमान के संविधान पर देखने को पाएंगे। अब ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निर्माण प्रारंभ, तो इसका परिणाम क्या हुआ, भारत की संवैधानिक यात्रा की शुरुआत या यात्रा प्रारंभ। भारत की संवैधानिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कहां से, किस एक्ट से, ये बातें आगे करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, बिल और एक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। बिल अलग चीज होती है और एक्ट अलग चीज होती है, ठीक है। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है ये भी जान लेते हैं। इसके बाद हम आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। देखिए होता क्या है कि किसी भी एक्ट के बनने से पहले उसको एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब जब प्रस्ताव के रूप में किसी चीज को प्रस्तुत किया जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, विधेयक कहा जाता है। विधेयक मतलब बिल, विधेयक कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है किसको, प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है संसद में उसको क्या बोला जाता है, विधेयक कहा जाता है या बिल कहा जाता है। अब विधेयक जब प्रस्तुत हुआ तो इसके नियम, विधेयक के नियम को क्रमबद्ध किया जाता है, नियम को क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब जो एक्ट बनने वाला है उसके पीछे के क्या रूल होंगे, क्या नियम होंगे, ये बनाया जाता है। उसके बाद संसद द्वारा इस अधिनियम को जब पारित कर दिया जाता है, संसद द्वारा पारित होने के बाद जो प्रस्तुत अधिनियम या प्रस्तुत प्रस्ताव होता है, ये जब संसद द्वारा पारित हो जाता है तो कन्वर्टेड इनटू मतलब बदल जाता है किसमें, एक्ट में। और एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिनियम कहते हैं। आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अधिनियम की जो प्रारंभिक यात्रा होती है, अधिनियम जहां से प्रारंभ होता है उसको, इनिशियल स्टेज को हम बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। और जब वो अधिनियम का रूप ले लेता है, जब वो एक कानून का रूप ले लेता है तो उसको हम अधिनियम कहते हैं या एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके आगे की बातें अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपको क्या कमी लग रही है वो भी बताइए, और आपको किस मतलब टॉपिक पे या किस विषय पे जानकारी चाहिए आप वो भी बताइए, हम उसके भी वीडियो बनाएंगे। और कुछ दोस्तों को शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ खुद भी देखिए, और बाकी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।